बोलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। जो मैथ्स में आज क्लास 10th की हमारी क्लास 10th मैथ्स की आज हमारी क्लास 3rd होने जा रही है। तो आइए क्लास 3rd पर हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम रहेगा, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। आगे आ जाइए। हाँ, उसके बाद हमारे कुछ प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न रहे थे। उन प्रश्नों को हमको आज करना है। पिछली कक्षाओं में हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा से लेकर 3 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज से हमारा नया क्वेश्चन चालू होगा, प्रश्न क्रमांक 4। और यह प्रश्न हमको ये प्रश्न जो है 2 अंक का पूछा गया था। मैथ्स में हमको 2 नंबर का पूछा गया था। ये प्रश्न 2023 और 26 में पूछा गया था। तो आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें पता होना चाहिए कि एक फार्मूला जो था, कल की क्लास में इसके पहले भी हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का दो संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमको इस प्रश्न में दिया क्या गया है, एचसीएफ जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, दो संख्याओं का 9 दिया गया है। ओके, और हमसे एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। यानी 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं। तो इन दोनों संख्याओं को गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। यहां लिखेंगे हम 306 इंटू में 657 और यहां हम लिखेंगे एलसीएम हमको ज्ञात करना है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो एलसीएम की जगह हम लिखेंगे एलसीएम ही लिख देंगे और इनटू में एचसीएफ होगा हमारा 9। ये चीजें हम व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए। जो जो चीजें आपको दी है उन चीजों का आप ध्यान रखें। अगला होगा 9 जो है, ये जो 9 है ये क्या है, इन एलसीएम के इनटू में। तो 306 और 657 के अपॉन में जाएगा। तो 9 जब नीचे चला जाएगा तो ये जो 9 है, ये जो 9 है इस 306 को विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्योंकि हमने 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था, क्योंकि 6 और 0 और 3 तीनों अंकों का जो जोड़ है, संख्या है जो 306, इसके अंकों का जोड़ कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो 9 से अगर हम 306 को विभाजित करें, 9 से अगर हम 306 को विभाजित करें, अगर हम तो 306 को अगर हम 9 से डिवाइड लगाएं तो 9 तिया 27 और बच्चा कितना 3, ऊपर से 6। तो 4 बार में, कहने का मतलब 34 बार में ये संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई। 34 टाइम में ये नंबर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 34 टाइम में इनटू में आपके पास बच्चा है 657। ओके, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं का आपस में हम इनटू कर देंगे। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 306 में 657 में आपको 34 का गुणा करना है। 657 में आपको 34 का गुणा करना है तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 7 का 28। यहां पे हो जाएंगे 2, 5 का 20 से 21 22, यहां हो जाएंगे 2 और 6 चौक 24, 25 26 यानी 26। एक क्रॉस लगाएंगे, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 चला जाएगा, 5 तिया 15 16 17 हो जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा और 6 3 18 और 1 19। तो अगर हम यहाँ पर इसका सम करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 6 और 6 12 और 13 के 3, 9 और 10 11 12 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो 2 2 3 3 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा 2 2 3 3 8। इस सवाल का फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। एलसीएम जो है इस टाइप से आप इस सवाल को निकालेंगे और बॉक्स के अंदर आप इस उत्तर को जरूर लिख के आएंगे। ये आपका फाइनल क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है ना, उत्तर रहेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में यहां पर संख्याएं बदल के इस टाइप का आपको फार्मूला लगाना हो सकता है। ओके, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो दो संख्याओं का गुणनफल है, इसको आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इनको? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी हम इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके, टू नंबर। ठीक है, अगली बारी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अगला है प्रश्न क्रमांक 5 होगा हमारा। हाँ, प्रश्न क्रमांक 5 में हमको कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? क्या 6 की घात n जो है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो इसको आसानी से हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रश्न में, 6 की घात जो n है हमारा, इसका जो उत्तर होगा सॉल्यूशन करते हैं। तो जो 6 की घात n है, यहां पर हम 6 के क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो बनते हैं 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 3, और 3 से डिवाइड लगाए तो 1। तो इस 6 को हम लिख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से कि 2 गुणित में 3 की होल पावर में आप n लगा दिया। अब हुआ क्या है यहां पर कि यहां पर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 3 भी है। अब क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त जब होती है, कोई संख्या अगर 0 पर, जैसे मान लीजिए कि 10 जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो 10 किन दो संख्याओं के गुणनफल से बना है? ये बना है 2 का गुणा और 5 का गुणा से ही 10 बन सकता है। कोई सी भी संख्या में अंतिम अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या 2 और 5 के गुणे से बन सकती है। तो या फिर अगर कोई बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है कि सर 30 जो है ये तो 6 और 5 के गुणे से बनता है, तो 6 में जो है यहां तो 2 नहीं है, बिल्कुल 6 में 2 है, क्योंकि यहां पर जो 6 है ये 2 इंटू 3 के गुणे से बना हुआ है। तो कहें हम आगे तो यहां पर 2 गुणित में 3 गुणित में 5, तो इसलिए 2 का जब हम 5 में गुणा होगा तब भी 10 होगा, फिर 3 का गुणा होगा तो 30 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसका उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम लिखेंगे अगली लाइन, यहां पर हम लिखेंगे कि 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, या 2 तो है परंतु 5 नहीं, 2 है पर 5 नहीं है, नहीं है। अतः वाली लाइन को आप अच्छे से लिखें। अतः 6 की घात n, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 की घात n अंक 0 है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एक अलग प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि 6 का जो चक्रीय क्रम जो रहता है, 6 का जो चक्रीय क्रम रहता है, अगर हम 6 की पावर 1 कर दें तो उसका अंतिम अंक 6 बनता है। अगर हम 6 की पावर 2 कर दें तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6, कहने का मतलब ये हो जाता है आपका 36। तो अंतिम अंक कितना हो गया? 6 हो गया। अगर हम 6 की पावर 3 कर देंगे तो 6 का क्यूब होता है 216। तो कहने का मतलब जो 6 का जो चक्रीय क्रम है या साइक्लिसिटी 6 की है वो कितनी होगी? 6 होगी। तो 6 में हम एक पावर लगा दें या 2 पावर लगा दें, क्योंकि हमको कहा गया है प्राकृत संख्याओं का कहा गया है। 6 में n क्या है? आपकी एक प्राकृत संख्या है, तो n में आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3, तो इस प्रकार से अंतिम अंक आपका 6 ही हो सकता है। तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से इस सवाल का आप उत्तर दे सकते हैं। अब हम आते हैं अगले हमारे प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस लगा है यहां पर 13 और 7 गुणित 6, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, फिर यहां पर प्लस लगा हुआ है, फिर 5 लिखा है। तो ये लिखा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है।
तो ये जो प्रश्न है हमको परीक्षा में पूछा गया था 2025 की, जिसमें 2 अंक का ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। तो आइए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर अगर हम देखें तो 7 गुणित 11 गुणित 13, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। उसी प्रकार से 7 से लेकर टोटल यहां पर 1 तक का एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पहली संख्या ये है और दूसरी वाली संख्या ये है, तो इन दोनों में 2-2 पद है। तो इनमें समान संख्या कौन कौन सी है? इनमें समान संख्या है 13। तो 13 को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो 13 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास 7 गुणित 11 और यहां पर फिर इंटू करना है हमको और 1 लिखना है, फिर 1 बचेगा। इस बात का विशेष आप ध्यान दें, दोनों 13 हट चुके हैं तो दोनों की जगह क्या क्या लगेंगे? 1 लगेंगे। और यहां आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पर होगा, यहां पर 7 कौन निकलेगा बाहर? 5 बाहर निकलेगा। तो हम यहां लिखेंगे 5, 7 गुणित में 6 गुणित में 4 गुणित में 3 गुणित 2 और प्लस 1 लिख दीजिए, भले ये वाला 1 तो इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब 5 तो बाहर चला गया इस वाले में से, यहां से 13 चला गया। दोनों संख्याओं को हम एक साथ सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब हुआ क्या कि यहां पर 13 हो गया, 11 सती 77, 77 और प्लस 1 कर दीजिए आप यहां पर। अगला हो गया यहां पर और करके, यहां आपका बचेगा 5, 6 से तो 42 हो जाएगा, 42 कर दीजिए आप। उसके बाद में 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 24 लिख दीजिए और प्लस में 1 लगाइए। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है, ये सवाल काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, मार्क्स नहीं मिलते हैं, ध्यान लगाइए। यहां पर आएगा 13, 78 और यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर अगला हो जाएगा 5। यहां पर 42 और 24 का हम इंटू करेंगे, 24 42 में हम इंटू करेंगे 24 का। ठीक, अब देखिए 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8, 6 4 10 की शून्य, हासिल का 1, 8 9 और 1 10, 1008 लिख सकते हैं आप यहाँ 1008। प्लस में कितना करेंगे? 1। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम यहाँ पर? उसके बाद में इन दोनों का अगर हम गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें तो एक बड़ी संख्या मिल पाएगी। तो या फिर हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं इस संख्या के लिए कि ये जो 13 जो है ये 1 से विभाजित होगा, ये 13 13 से भी विभाजित होगा और यहाँ पर 78 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी ये नंबर डिवाइड होगा क्योंकि 78 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। उसके बाद में 78 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 7 और 8 का जो जोड़ है वो 15 आ रहा है, 7 और 8 का जोड़ 15 आ रहा है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। अगला ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा क्योंकि जो नंबर 2 और 3 से वो डिवाइड है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगला ये नंबर 78 से भी तो डिवाइड होगा, उसके पहले बहुत सारे नंबरों से भी ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन नंबरों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उस नंबर के अधिकतम कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो भाज्य संख्याओं में कहने का मतलब ये हमने सीखा था, इसकी परिभाषा ये कही थी कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, पर इस नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक, तो इसलिए संख्या क्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या हो गई। ये जो संख्या जो है ये संख्या क्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या हो गई। वैसे इस सवाल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है 5 और इसका टोटल हो गया 1009 हो जाएगा। और आगे ये देखें तो ये नंबर आपका 1 से डिवाइड है, फिर 5 से डिवाइड है, फिर ये नंबर 1 से डिवाइड है, ये नंबर आपका 1009 से भी डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितनी प्रकार की हमारी संख्याएं आ चुकी है? 4 नंबर की संख्या आ चुकी, 1-2 नंबर और भी हो सकते हैं अगर इनका हम गुणा करें, जोड़े तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक है। क्या है? 2 से अधिक है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक हैं। तो 2 से जब अधिक रहते हैं, किसी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक रहते हैं तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अतः इन संख्याओं को भाज्य संख्या
भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, और प्रश्न क्रमांक 7 जो है इसको आराम से पढ़ना। काफी क्वेश्चन की डेफिनेशन काफी बड़ी है, परिभाषा इबारत जो है बड़ी है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कौन सा पथ है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आराम से इस प्रश्न में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अगर हम देखें यहां पर, तो यहां क्या होने वाला है कि एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। तो वृत्ताकार पथ की अगर हम लोग बात करें, वृत्ताकार पथ की बात करें, तो वृत्ताकार पथ जो है वो खेल का मैदान है। ठीक है, ये खेल का मैदान हो गया आपका। हाँ। अब ये जो प्रश्न आपको 3 अंक का ये भी प्रश्न पूछा गया था 2026 में। हाँ। अब इसमें इसमें क्या हो रहा है इस प्रश्न में कि ये जो वृत्ताकार पथ है इसके चारों ओर की बातें हो रही है। इसके चारों ओर क्या हो रहा है? रवि और सोनिया दोनों चक्कर लगा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? उनको यहां पर मिलना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस प्रश्न की थोड़ा जो डिटेल है उसको लिखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि रवि जो चक्कर लगा रहा है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। हाँ, तो जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं आसानी से। रवि को 12 मिनट लगते हैं। हाँ, रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट, हाँ 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। कितने चक्कर लगाने में? एक चक्कर लगाने में। साथ ही साथ सोनिया को कितना समय लग रहा है? रवि को तो 12 चक्कर, रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सोनिया को, हाँ सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि सोनिया जो है वो इसकी परिक्रमा जो कर रही है वो धीरे धीरे कर रही है और रवि जो है वो थोड़ा सा फास्ट कर रहा है। तभी तो रवि 12 मिनट में यहां पर वापस से पहुंच पा रहा है। रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करता है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है। अगर मैं मान के कहूं कि यहां पर इस प्रकार की कोई बातें हो कि 10 मिनट में रवि और सोनिया कहाँ की पोजीशन पे होंगे, तो अगर रवि को 12 मिनट पूरे यहां पर लग रहे हैं तो 10 मिनट तक रवि कहां पर होगा? यहां पर होगा। 2 मिनट उसको घट रहे होंगे, परंतु सोनिया तो काफी और पीछे होगी। सोनिया तो और काफी पीछे होगी, लगभग लगभग ये मान के चलो कि 18 मिनट में तो वो सोनिया पूरा एक चक्कर लगा ही लेती है, तो 9 मिनट में तो आधी ही दूर पहुंच पाएगी वो। तो यहां तक मान लें हम इसको। हाँ, तो 10 जो है 10 मिनट, ये जो सवाल का जो उत्तर है उसने हमसे पूछा है कि वे प्रारंभिक, उसने पूछा है कि वह, लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो दिशा में चलते हैं कितने समय बाद, यानी कितने मिनट बाद आपसे पूछा है। कितने समय बाद यानी कितने मिनट बाद आपसे ये प्रश्न पूछा है। तो वो जो मिनट होने वाला है क्या 10 मिनट तो नहीं होने वाला है, वो मिनट होने वाला है। आपका उत्तर जो होगा 12 और 18 से वो ज्यादा उत्तर होगा। और हमने यही सीखा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं से कम होता है और उनका एलसीएम उन संख्याओं से ज्यादा होता है। दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं से ज्यादा होता है और एचसीएफ क्या होता है? कम होता है। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, इन दोनों नंबरों के क्या निकालेंगे? इन दोनों नंबरों को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का और 18 का आप इस प्रकार से आप एक साथ में भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 6 बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार में। ठीक है, 2 से चला गया 3 बार और ये 3 ऐसा ही रह जाएगा।
फिर 3 से लगाएंगे हम, ठीक है, ये 3 से लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये 3 से चला गया एक बार का, और ये 3 बार में। उसके बाद में क्या होगा, फिर 3 से लगा देंगे अगर डिवाइड दोनों नंबरों में, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर, 18 दूना 36 आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। एलसीएम की अगर हम बात करें, एक साथ में तीन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम जो है 12 और 18 का जो एलसीएम है वो आ रहा है 36। हाँ, तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो रवि जो है वो कितने चक्कर लगा रहा है, रवि चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा देता है, और सोनिया 2 ही चक्कर लगा पाती है। सोनिया जो है वो 2 चक्कर लगा रही है क्योंकि वो धीरे धीरे चल पा रही है 36 मिनट में। हाँ, कितने मिनट में, तो इनका जो उत्तर रहेगा, तो यहां से आप इस लाइन को पूरा बढ़िया तरीके से लिखेंगे कि यहां पर आपसे पूछा गया है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम यहां लिखेंगे कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे मिलेंगे ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रश्न में रवि जो है उसकी रफ्तार ज्यादा है क्योंकि रवि 12 मिनट में इस ग्राउंड का चक्कर लगा देता है और सोनिया इस ग्राउंड का चक्कर 18 मिनट में लगा पाती है। तो इसलिए उस 36 मिनट में रवि 3 बार घूम जाएगा, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और सोनिया 2 ही राउंड कंप्लीट कर पाएगी। तो रवि भैया की जो स्पीड है वो ज्यादा है और सोनिया की स्पीड कम है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखें, 3 अंक में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2026 की परीक्षा में। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक, अगला, अब हमारे इस एक्सरसाइज 1.1 के सारे प्रश्न हो गए हैं और आने वाले जो अब हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे रहेंगे उदाहरण रहेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 पर हम बातें करेंगे। अब ये जो प्रश्न है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये जो प्रश्न है सेम ऐसा ही प्रश्न अभी हमने किया था, 6 की घात n वाला जो सवाल था अभी के अभी वही सवाल, लगभग लगभग सेम वही सवाल। यहां पर भी हम वही चेक करेंगे जो पहले 6 की घात n में हमने किया था। 6 का हमने चक्रीय क्रम देखा था कि वो 6 होता है, 6 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 6 होती है। 4 की भी हम साइक्लिसिटी देखेंगे, 4 में भी हम वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 4 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो एक बार, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो 2 के 6 के 4 की घात n को हम लिख सकते हैं, 4 की घात n को लिख सकते हैं 2 गुणित में 2 पावर n। अभी हमने क्या सीखा था, जस्ट अभी हमने यही सीखा कि जो कोई संख्या अगर 10 बन रही है, अगर कोई संख्या 10 बन पा रही है तो वो 2 और 5 के गुणे के कारण ही बन पा रही है। 10 कैसे बन पा रही है, उसका अंतिम अंक क्या आ रहा है, 0 आए तो वो 2 और 5 के गुणे से बन पाती है। जिस प्रकार से 8 और हम 5 का गुणा करेंगे तब भी 40 बनेंगे, क्योंकि 8 में कितने टाइम्स के 2 होंगे, यहां पर 3 टाइम्स के 2 होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तभी तो जाके 40 बन पा रहा है, जिसका अंतिम अंक क्या आ रहा है, उसका अंतिम अंक 0 आ रहा है। अब प्रश्न हमसे बढ़िया तरीके से यही पूछा है कि 4 की घात n पर विचार करना है हमको कि n एक प्रकट संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सेम वही प्रश्न है। तो हमको ये पता करना है कि 4 की घात अगर हमने यहां देखी तो 4 के गुणनखंड में, 4 के गुणनखंड में, 4 के गुणनखंड में, हाँ, अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं इनको, 4 के अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 है, परंतु परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है,
तो 5 नहीं है, तो यह संख्या जो है 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हाँ, इसलिए इसलिए 4 की घात n, 4 की घात n, यहां से आप प्रश्न को देखिए जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो नहीं, 4 की घात n अंक शून्य, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है, नहीं होता। या फिर इसकी हम साइक्लिसिटी की बात करें, इसके चक्रीय क्रम की अगर हम लोग बात करें तो उसे भी हम समझ सकते हैं कि 4 की अगर पावर 1 या 2 या 3 अगर हम करें, 4 की पावर 1 करें तो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर हम 2 कर दें तो 16 आएगा। कहने का मतलब यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो 4 की पावर 3 करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार करें, 4 चौक 16 हो गए, और 16 चौक 64, 64 में भी आपका अंतिम अंक कितना आ रहा है, 4। अगला 4 की घात हमारी कितनी कर दें, 4 कर दें, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कहने का मतलब कि 16 इंटू 16 हो जाएंगे, और 6 6 36, 16 का 256 हो जाएगा। कहने का मतलब 4 की पावर 1 है, तो संख्या किस अंक पर समाप्त हो रही है, 4 की पावर 1 है, यानी कि विषम संख्या है। यहाँ पर विषम हो तो 4 पे समाप्त होगी। अगर संख्या 4 की पावर अगर विषम है तो अंक 4 पर समाप्त होगा, और यहां पर कौन है, सम है, ये जो 2 है ये क्या है, सम संख्या है, तो सम है तो 6 पे समाप्त हो। जैसे 4 क्या है, यहां पर सम है, तो ये संख्या 6 पर समाप्त हो रही। तो 4 की जो साइक्लिसिटी है, 4 का जो नियम है, वो सम पर सम, इसकी घात जो 4 की जो घात है, इसकी पावर जो है वो अगर सम रहेगी या विषम रहेगी, हाँ विषम रहेगी, तो वो कहां समाप्त होगी, वो समाप्त होगी, उसका अंतिम अंक होगा 4 होगा। और सम की अगर बात होगी, अगर वो घात क्या होगी, वो सम होगी, तो वो किस अंक पर समाप्त होगी, 6 वाले अंक पर समाप्त होगी। इसलिए 4 की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की घात अगर कोई सा भी n प्राकृत संख्या ले लें तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो उसका बढ़िया तरीके से एक रूप होता है, उस रूप को हमने समझा है कि 2 तो है परंतु 5 नहीं है, तो 2 और 5 का रूप होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। आइए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से आप नोट करें। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला उदाहरण है, बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो प्रश्न है आपको, ये जो प्रश्न है आपको एक अंक में, एक अंक में सिर्फ और सिर्फ 6 और 20 का एलसीएम के लिए पूछा जा सकता है, या फिर एचसीएफ के लिए पूछा जा सकता है। अगर 2 नंबर का प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है, उदाहरण आपके इस प्रश्न यहां से उठाए जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो बढ़िया तरीके से 6 और 20 के हम क्या निकालने जा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेंगे इनको। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को लिखेंगे यहां पर, और 20 को लिखेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से निकालेंगे तो 3 बार होगा, और 3 से निकालेंगे तो 1 बार होगा। पुनः इसमें 2 से निकालेंगे तो 10 बार चला जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 बार चला जाएगा, और 5 अपने आप से विभाजित होता है तो 1 बार। अब अगली बात क्या होगी, यहाँ पर 6 के जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो बन पा रहे हैं 2 गुणित में 3, और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड बन पा रहे हैं वो बन पा रहे हैं 2 गुणित में 2 गुणित में 5। अब यहां पर हमने कल इस बातों को हमने गहराई से समझा था, बड़े बड़े नंबरों में भी हमने इन चीजों को समझा था कि एलसीएम में हम अधिकतम घात लेंगे और एचसीएफ में हम न्यूनतम घात लेंगे। एलसीएम में हम बड़ी घातें लेते हैं और एचसीएफ में हम कम घातें लेते हैं या छोटी घातें लेते हैं। तो यहां से हम एचसीएफ को तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एचसीएफ जो है ना वो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में 20 और 6 में कौन सा उभयनिष्ठ संख्या है, कौन सी कॉमन संख्या है, तो 2 ही है एक। इसके अलावा 3 इधर है परंतु उधर नहीं है, 5 इधर है पर इधर नहीं है, तो एचसीएफ आप डायरेक्ट यहां से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ की बात कर लेंगे।
तो HCF की बात करें तो HCF होगा, HCF जो होगा वो होगा 6 का और 20 का। क्या होगा HCF, यहां पर आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसमें क्या लिखते हैं कि न्यूनतम घात। तो अगर न्यूनतम घात की अगर हम बात करें या कम घात की बात करें, HCF में क्या लिया जाता है, कम घात। तो कम घात में अगर हम देखें तो 2 की पावर यहाँ 1 है, परंतु यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार हो रहा है। यहाँ पर 2 जो है वो कितनी बार हो पा रहा है, यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार हो पा रहा है। तो छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, तो ये 2 हो गया। हाँ, 3 इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 0 है और ऊपर 5 की पावर 0 है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, कहने का मतलब 5 की घात 0 मानेंगे वहां पर। अब यहाँ पर अगला होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम होगा 6 का और 20 का। यहां पर आप क्या लिखें, बड़ी घातें लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ी घातें ले सकते हैं। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, बड़ी घात, बड़ी घातें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी घात कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 6 और 20 में 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो बड़ी घात कौन सी हो गई, 2 की पावर 2 हो गई। फिर उसके बाद में 3 के केस में अगर हम लोग देखें, 3 के केस में देखें तो यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 नहीं है, तो बड़ी घात यहाँ 3 की घात 1 हो गई। तो 3 एक बार है, क्योंकि इधर तो 3 0 बार है ना, 20 के केस में तो 3 है ही नहीं, 6 के केस में 3 है। उसके बाद में फिर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 एक बार है, परंतु ऊपर 5 0 बार है। तो 5 0 बार लेंगे कि या एक बार लेंगे, तो हम 5 एक बार लेंगे यहाँ पर। हाँ, कितना लेंगे, 5 को हम एक बार लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करेंगे, एक बार फिर से इसको, 3 लेना था हमको, 3 लेंगे हम यहाँ पर, 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया। अब आसानी से इनका इंटू कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का इंटू अगर हम 5 में कर दें तो 20 हो जाएगा, और 20 का फिर अगर हम 3 में कर दें तो कितना उत्तर हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 60। इसको आप आसान भाषा से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। तो देखो एलसीएम जो हमारा आया है, एलसीएम जो आया है वो आया है हमारा 60, और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला है वो निकाला है 2। तो मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको इन दोनों की बताई थी, उनको थोड़ा सा समझिए आप, कि ये जो 20 है, 6 और 20 जो है, इन दोनों से ये 60 जो है पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 6 से 60 कितनी बार विभाजित हो रहा है, 10 बार में हो रहा है, और 20 से 60 3 बार में हो रहा है। 60 सबसे छोटी संख्या है। 60 क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 20 से विभाजित हो रही है। वैसे तो 6 से 30 भी विभाजित हो रही है, पर 20 नहीं कर पा रहा 30 को। तो कहने का मतलब एलसीएम की डेफिनेशन हमने जो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ी थी, वहां से आप उसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। अगला हो गया एचसीएफ की भी परिभाषा हमने वहां पर लिखी थी, उसको समझा था। तो एचसीएफ क्या है कि यह बड़ी से बड़ी संख्या है। एचसीएफ क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 6 को और 20 को पूरी तरह विभाजित कर रही है। 6 को और 20 को पूरी तरह विभाजित कर रही है, 2, क्योंकि 2 जो है 6 को 3 बार विभाजित करता है, और यही 2 20 को 10 बार में विभाजित करता है। अब अगर आप कहें कि 5 हो सकती है तो 5 तो करेगा, पर 5 6 को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। बढ़िया तरीके से आप इनको नोट बनाइए, नोट करते रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, अगला जो सवाल होगा हमारा उदाहरण नंबर 7, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए। अब सवाल ये जो है, ये सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालना है, और फिर इनका हमको एलसीएम भी निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लघुत्तम समापवर्तक भी निकालना है। तो इस सवाल को हम निकालते हैं यहाँ पर, आइए। अब बढ़िया तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 96 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 404 के भी हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है भैया। तो 2 से हम इसको डिवाइड लगा सकते हैं, 96 एक सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे, बचा कितना, 1 और 2 8 16, 48 बार में ये नंबर विभाजित हो गया। ऐसा थोड़ा दिमाग में बैठा के रखें कि 96 है लगभग किसके पास में, 100 के पास में,
तो जब हम इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो लगभग लगभग 50 के पास वो संख्या चली जाना चाहिए। अब यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24 बार में हो जाएगा, फिर इसको 2 से लगाएंगे ये 12 बार में हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे ये हो जाएगा नंबर 6 बार में, इसको फिर 2 से लगाएंगे ये नंबर हो जाएगा 3 बार में, 3 से डिवाइड लगाएंगे 1 बार में हो जाएगा। ये हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। आप 404 के भी निकालने पड़ेंगे, 404 के भी हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ 404 एक सम संख्या है, 2 0 और 2 इस टाइप से आप लिख दीजिए। फिर 202 भी एक सम संख्या है। 400 का आधा कितना होता है? 200 होता है, तो 404 का आधा 202 हो जाएगा। ऐसे हम इस सवाल को कर सकते हैं कि 202 है, इसमें फिर हम 2 का लगाएंगे तो ये लगभग संख्या 200 के आसपास है, तो 200 के आसपास है तो फिर 2 का विभाजित करेंगे तो फिर 101 बनना चाहिए, ये बन गया 101। अब 101 अपने आप में अगर हम इस संख्या को देखें तो 2 के बाद में 3 से देखें तो 3 से ये विभाजित नहीं हो पा रही, ना तो 3 से होगी ये संख्या और ना ही 5 से हो पा रही है। विभाज्यता के नियम अगर आप चेक करें 11 12, अगर 101 को आपको देखना है तो 100 जो है 100 पूर्ण वर्ग है, किस नंबर तक है? 10 तक है। तो अगर कहें कि 101 को अगर आपको चेक करना है कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप 10 से छोटे जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं सिर्फ उन संख्या से ही आप चेक करें। 2 3 5 7 से ज्यादा आपको 101 को चेक नहीं करना है ना। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये संख्या अपने आप में एक क्या होगी? अपने आप में एक अभाज्य संख्या होगी। ये संख्या अपने आप में एक अभाज्य संख्या हो रही है। ठीक, तो बातें हम करते हैं अगली। तो इसके अभाज्य गुणन संख्या को हमने यहां पर लिखना है सबसे पहले। ठीक है, तो 96 का सबसे पहले हम लिखेंगे। तो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड हो पा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आप 2 की पावर 5 लगा दीजिए, ये 5 लग गया। हाँ, फिर 3 की पावर 1 लगा दीजिए, अगला हो जाएगा आपका 404। तो 404 को आप लिख दीजिए, 404 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 की पावर 2 लग जाएगी और अगला नंबर आ जाएगा 101। ठीक, 101 आ गया। बढ़िया तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। उसके बाद में यहां पर एलसीएम लेंगे हम, एचसीएफ ले लीजिए। क्या लेंगे हम? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो होगा वो होगा यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा 96 एंड 404 का एचसीएफ जो हो रहा है। मैंने आपको कहा कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। कौन आ रहा है? कॉमन नंबर 2 आ रहा है। तो कॉमन नंबर कौन कितनी बार 2 आ रहा है? एक बार का यहां आ रहा है और एक बार का यहां आ रहा है। तो 2 बार का 2 आ रहा है। या फिर मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें हम न्यूनतम घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं? छोटी घात लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे छोटी घात को भी लें, छोटी अगर घात को भी लें अगर हम, तो छोटी घात हो रही है 2 की घात 2 हो रही है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। कहने का मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। 4 आ गया एचसीएफ, एचसीएफ 4 आ गया। उसके बाद में आप ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 से 96 को और 404 को भी आप पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं। तो 4 से 96 16 टाइम में कैंसिल होगा, 4 से जो है 96 16 टाइम में, और ये जो हो रहा है वो 101 बार में कैंसिल हो रहा है। अब 4 से कोई सी भी बड़ी संख्या नहीं है जो 96 और 404 को विभाजित करते हैं। अब बात होगी हमारी एचसीएफ की। किसकी बात होगी? हमारी एचसीएफ की बात होगी। तो एचसीएफ नहीं, एचसीएफ तो निकल गया, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम को किस टाइप से हमको निकालना है, ध्यान से देखिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस फार्मूले से भी आप इन संख्याओं को निकाल, एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है भैया, ये फार्मूला काफी पिछली क्लासेस में हमने भी इसको बहुत यूज किया है। तो एलसीएम कितना हो गया है हमारा? एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ हमने 4 निकाला है
वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 96 और एक संख्या है 404। ये दो संख्याएं, चार कहाँ चला जाएगा, चार चला जाएगा, चार चला जाएगा आपका, ये जो चार है ये चला जाएगा 96 इंटू 404 के नीचे चला जाएगा। अब चला जाने के बाद में, चले जाने के बाद में इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 से 404 पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 404 है, ये 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, और कितनी बार में होगा ये, 101 बार में। तो 96 इंटू में 101, और फाइनल आंसर आपका होने वाला है, एलसीएम का फाइनल आंसर होने वाला है 101 में। अगर जब आप इंटू करेंगे 101 में, अगर आप 96 का 96 का इंटू करेंगे, बढ़िया तरीके से करना है क्योंकि कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती है, इसलिए आराम से कीजिए। 606 क्रॉस लगाएंगे, 909, इनको ऐड करेंगे आप तो यहां पर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 9, 6 और 9। या फिर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 96 का एक में करेंगे तो 96, हाँ, तो 96 इंटू 96, 96, 96। ओके, तो ये हो गया हमारे इस सवाल का एलसीएम। तो आगे हम लोग बातें करते हैं, अगले सवाल पे हम चलते हैं। बढ़िया सवाल था, बहुत शानदार। इस सवाल को हमने फॉर्मूले के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं, और ऐसे सवाल आपको बन सकते हैं। दो संख्याएं मिल जाएगी, उनका एलसीएम मिल जाएगा तो आप उनका एचसीएफ निकालेंगे, और यदि एचसीएफ मिल जाए तो एलसीएम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 हमारा अगला प्रश्न होने वाला है। तो इस प्रश्न को आराम से पढ़िए। संख्या 6, 72 और 120, 6 एंड 72 एंड 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। कौन सी मेथड बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। हाँ, मेथड से हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 96 और 72 का जो सवाल है हमारा, इसमें आप आसानी से इन तीनों सवालों को एक साथ भी लेकर कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे एक साथ में करेंगे। पहले लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 72 का लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम निकालेंगे 120 का। तीनों को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से गया है 3 बार, 3 से गया 1 बार, फिर 72 2 से डिवाइड होगा 36 बार में, और 2 से ये होगा 18 टाइम, और ये होगा 2 से 9 टाइम, फिर ये होगा 3 से 3 टाइम, फिर 3 से होगा 1 टाइम। अब 120 के 120 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से होगा 60 टाइम में होगा, 2 से होगा 30 टाइम में होगा। ठीक है, और उसके बाद में 30 जो होगा वो 2 से होगा 15 बार में होगा, फिर 15 3 से होगा 5 बार, और 5 5 से होगा 1 बार। तो आराम से लाइन बाय लाइन इनके आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड जो हो रहे हैं वो 6 के हो रहा है। 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू में 3। 72 की अगर हम बात करें, 72 की अगर बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं 2 की पावर कितने टाइम से बन पा रही है, 2 की पावर बन पा रही है आपकी 1 2 3, 3 बार बन पा रही है। 2 की पावर 3 बार बन पा रही है, और 3 की पावर 2 बार बन पा रही है। 3 की पावर कितनी बार बन पा रही है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है हमारा, 2 बार आ रहा है। ठीक है, अगला 120 की हम बात करेंगे तो 120 जो है, 120 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 120 के अभाज्य गुणनखंड इन प्राइम नंबर्स हो रहे हैं यहाँ पर। 2 3 बार है और 3 1 बार है। 2 जो है वो 3 बार है, 3 1 बार है, बाकी 5 भी 1 बार है। अब कहने का मतलब आपको इसको इजी तरीके से और इसको लिख सकते हैं, इनमें और अभाज्य संख्याएं ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कौन नहीं है, 2 तो है, 3 तो है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 1 बार है, तो यहाँ 5 कितनी बार होगा, 0 बार।
इस चीज को हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। किसी भी संख्या की अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी चर राशि या अचर राशि की अगर पावर अगर 0 है, उसकी घात अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहां पर भी 5 की पावर कितनी होगी? 0 होगी। तो यहां पर 2 भी है तीनों में, 3 भी हो गई और 5 भी हो गई। तीनों में 2 भी हो गई हैं, 3 भी हो गई और 5 भी हो गई हैं। तो यहां पर हम इनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकाल। अब एचसीएफ को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे एक तो 2 हो गया हमारा और एक हो गया हमारा यहां से लेकर, तीनों में होना चाहिए भाई। एक 3 यहां से उठा लो, एक 3 यहां से, तो 2 भी आ रहा दोनों में और 3 भी आ रहा, तो 6 तो एचसीएफ होना ही होना है। तो सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ में हम लिखेंगे न्यूनतम घात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसमें हम लिखेंगे न्यूनतम घात या छोटी घातें लिख सकते हैं आप यहाँ। एचसीएफ में 6, 72 और 120 में आप क्या लिखेंगे? छोटी घात लिखेंगे। छोटी घात लिख सकते हैं, छोटी घात लिख सकते हैं। तो छोटी घात कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? 2 के केस में अगर हम देखें, छोटी घात जो है वो 2 की पावर 1 है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 2 एक बार लिखेंगे। 3 के केस में छोटी वाली घात जो है वो यहाँ पर एक बार है ना। तो यहां पर तीनों में यहां पर मैक्सिमम 2 बार है, बट यहां पर दोनों में तो एक ही बार है ना, ये ले ली। 5 में छोटी घात कौन सी हो रही है? 5 की पावर 0 हो रही है, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 होगी, और यहाँ पे 2 या 6 हो जाएगा। उसके बाद में अगला हम निकालेंगे, एचसीएफ तो निकल गया, अब एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम में क्या लेना पड़ता है? एलसीएम में हम लेंगे बड़ी घातें लेंगे। एलसीएम में हम क्या लेंगे? बड़ी घातें लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम 6, 72 और 120। 6, 72, 120 का हम एलसीएम लेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप लिखिए। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, हाँ, तो यहां पर बड़ी घातें लेंगे। एलसीएम में हम क्या लेंगे? बड़ी घात लेंगे, बड़ी घात लेंगे। हाँ, बड़ी घात लेंगे, ठीक है भाई, बड़ी घात लेंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो 2 संख्याओं का ज्यादा होता है या 3 संख्याओं का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो बड़ी घात होने वाली है वो 2 के केस में अगर हम देखें तो 2 के केस में बड़ी घात हो रही है 3 बार, मैक्सिमम आ रहा है 2, 3 बार का मैक्सिमम 2 आ रहा है। अब 2 हो गया, उसके बाद में 3 मैक्सिमम टाइम कौन है? 3 जो है वो 2 बार है, 3 2 बार हो गया। अगला जो है 5 अधिकतर बार कितनी बार आ रहा है? तो 1 बार आ रहा है, यहां पर 1 बार है। न्यूनतम पावर 5 की 0 है और अधिकतम पावर 5 की 1 है। 3 की न्यूनतम पावर 1 है और अधिकतम पावर 2 है, ये जैसे 2 लगाई यहाँ पर। और 2 के केस में अगर देखें तो 2 के केस में अधिकतम पावर 2 की पावर 3 है। तो आप इस प्रकार से इन संख्याओं लिख सकते हैं। तो 2 का घन कितना होता है? 8, इसको घन कहते हैं। 2 की पावर 3 है तो घन, ये ना 2 की पावर 3, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और बाकी 5 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो 8 पंजे 40, तो आप यहीं से कर दीजिए। 8 का 5 में बहुत आसान तरीके है ना, 8 पंजे 40 तो हो गया। अब 40 का जब आप इंटू 9 में करेंगे, 40 का इंटू 9 में करेंगे तो 9 चौका 36 तो होना ही होना है। 360 आपके सवाल का एलसीएम हो जाएगा। 360 क्या हो जाएगा? आपके सवाल का एलसीएम हो जाएगा। ओके, ठीक। तो यहां पर इन चीजों को बहुत आसानी से आप इनको ऐसा बॉक्स में लगाकर इनका आंसर मेंशन कीजिए कि हमने जो इनका जो सवाल का आंसर निकाला है वो एचसीएफ जो आया है, एचसीएफ जो आया है वो आया है हमारा 6 आया है। हाँ, एचसीएफ जो आया है 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ आया है वो आया है 6, और एलसीएम जो आया है, एलसीएम 6 का, 72 का और 120 का आया है 360 आया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और बाकी की जो चीजें हैं आपको मिल ही जाएगी, बहुत सारी चीजें और आगे बताना है आपको, बाकी की चीजें हम अगली क्लास में सीखेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ से काफी चीजें आप फायदेमंद होगी आपके लिए। यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो पढ़ा है मैंने इसकी पीडीएफ फाइल आपको इस चैनल पे मिल सकती है यहाँ पर। और आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हमारा ऑनलाइन चैनल है,
जिसका नाम है विनर्स ऑनलाइन स्कूल। यहाँ पर कक्षा 10वीं की आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सारे विषयों की विषयवार, हर सब्जेक्ट वार आपको यहाँ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली आपको हर क्लास आपको मिल पाएगी। आगे हम चलते हैं। ठीक, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।